5 राज्यों में आज वोटों की गिनती है और हम एक एक करके आपको जैसे जैसे हमारे सामने सीटें आती जा रही हैं, हम सबसे पहले सबसे सटीक सीटें आपको दिखाएंगे। बस 1 घंटे बाद इन 5 राज्यों में वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। चित्रा, बंगाल के नतीजों पर सभी की निगाहें हैं। 294 कुल सीटें हैं, लेकिन 292 पर इलेक्शन हुआ। 2 सीटों पर 16 मई को फिर से मतगणना कराई जाएगी। वहां पर 2 प्रत्याशियों की मौत के बाद आपको बताते चले कि वोटिंग नहीं हो सकी थी। फिलहाल तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी होनी है काउंटिंग, उसको लेकर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ वोटों की ये गिनती होनी है। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस 1 घंटे के बाद यानी कि सुबह 8 बजे से सबसे पहले वोटों की गिनती का ये काम शुरू हो जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करते हुए बंगाल के नतीजों पर खासतौर से सभी की नजर है, क्योंकि आपको बता दें 8 चरणों में ये जो इलेक्शन वहां पर संपन्न हुआ है, उनमें से 6 दौर को अगर हम छोड़ दें, उसके बाद जो 2 आखिरी के दौर थे, उस समय कोरोना अपने प्रचंड तरीके से पैर पसार रहा था और मौजूदा वक्त में भी बढ़ते हुए आंकड़े पश्चिम बंगाल को लेकर बहुत ज्यादा चिंता पैदा कर रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ वोटों की गिनती का काम बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और इसको लेकर सभी की निगाहें श्वेता बनी हुई हैं। बस 1 घंटे के बाद 5 प्रदेशों में वोटों की ये काउंटिंग शुरू होने जा रही है। बंगाल के नतीजों पर सभी की निगाहें हैं और यहां पर हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे ऊपर आप नजर डालेंगे असम की 126 सीटों पर क्या कमल खिलेगा या फिर कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन के साथ विजय हासिल कर लेगी। तमिलनाडु की 234 सीटों में क्या होगा, एआईएडीएमके गठबंधन या फिर डीएमके, दोनों में कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। हालांकि एग्जिट पोल बताता है कि किस तरह से एमके स्टालिन की पार्टी वहां पर अच्छा कर रही है। नीचे पश्चिम बंगाल, जिस पर सभी की निगाहें हैं, 292 के रिजल्ट आ जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस क्या हैट्रिक लगा पाएगी या भारतीय जनता पार्टी वहां पर शानदार तरीके से इतिहास रचते हुए आज कमल खिला लेगी। लेफ्ट कांग्रेस पार्टी का क्या होगा, सबसे ज्यादा लोगों को यही प्रतीक्षा होगी कि बंगाल में क्या होने वाला है। हम लोग सब, चाहे अंजना अभी कुछ देर बाद जुड़ेंगी सबके साथ, आप हो हम हो, अलग अलग इलाकों में जाते हुए भी एक चीज जो इस बार अलग नजर आ रही थी, वो सारे लोग जो थे वो इस बार खुलकर अपनी बात को कैमरे पर भी रख रहे थे। और इसीलिए जो एग्जिट पोल के हमारे नतीजे हैं, जो इतना कांटे का मुकाबला दिखा रहे हैं दोनों पक्षों के बीच, बीजेपी और टीएमसी के बीच, आज जो भी होने वाला है बेहद दिलचस्प होने वाला है। बस 1 घंटे के बाद 5 ये राज्य जिस पर सभी की निगाहें, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है जवाबदेही को लेकर, क्योंकि आज जो भी सरकार चुनी जाएगी इन 5, चूंकि पश्चिम बंगाल में तकरीबन 80% के आसपास मतदान हुआ है, यानी कि वहां के लोगों ने बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा लिया है। लेकिन मतदान में हिस्सा लेने के बाद बड़ा सवाल यह है कि वहां की सरकार जो भी चुनी जाती है, कोरोना संक्रमितों के आंकड़े जो बढ़ रहे हैं उसको लेकर वो क्या गाइडलाइन जारी करेंगे ताकि उसको रोका जा सके, क्योंकि पूरे देश में प्रचंड तरीके से कोरोना अपने पैर पसार रहा है और इसको लेकर नेताओं की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। 2 सहयोगी हमारे इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मौसमी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही अनुपम मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनुपम, आपका रुख करते हुए 1 घंटे के बाद पूरे के पूरे कोरोना प्रोटोकॉल के साथ पूरी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए काउंटिंग शुरू की जानी है। अभी क्या खबर मिल रही है, किस तरह की तैयारी की गई है और किस तरह के इंतजाम आप देख रहे हैं कोरोना के मद्देनजर?
ने मेहनत भी की थी और आज की तारीख में जब चुनाव आयोग को भी कोर्ट की तरफ से तमाम फरमान मिल गए हैं, क्या पार्टी के जो नेता हैं, मौसमी, आप चूंकि बीजेपी दफ्तर के बाहर इस समय खड़ी हैं, क्या जो पार्टी के नेता हैं वो इस बात को समझ रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी अगर वो ये भी देख रही है कि बंगाल में कि वो बहुत बड़े उभर कर आएगी, हो सकता है उसकी सरकार भी बन जाए, तो वो इस बात के लिए तैयार है कि आज जश्न में भी एक संकेत देना होगा पूरे देश को? देखिए, जैसे ही कमान संभाली जाएगी तो जो भी कमान संभालेगा उसकी अग्नि परीक्षा तो तय है। जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, पश्चिम बंगाल में सूर्योदय जल्दी होता है और उगते सूरज को हर एक कोई सलाम करता है श्रद्धा। और जिस तरह से देखना होगा कि किस पार्टी के भाग्य का सूर्योदय होता है, किस वक्त उल्लास, पर जिस से कोरोना काल में धज्जियां उड़ाएंगे पूरे चुनाव के दौरान, चाहे कोई भी पार्टी हो, शायद इस छोटे से पोस्टर से जाहिर हो जाता है नो मास्क नो एंट्री। ये बीजेपी का दफ्तर है, पर आप भी जानती हैं कि जमीनी हकीकत क्या थी। जब लगातार रैलियां हो रही थी तो मास्क कहीं नजर नहीं आ रहा था, और यही वजह है कि आज पश्चिम बंगाल में जो स्थिति है वो बहुत विकराल और विराट रूप ले चुकी है जहां तक कोरोना वायरस का सवाल है। तो ये जाहिर में हर एक पार्टी के मन में होगा, पर बीजेपी की उम्मीदें कैसे बढ़ी हुई हैं। लगातार जिस तरह से ममता बनर्जी के हैट्रिक का रथ रोकने की कोशिश कर रही है भाजपा, आप देखिए कि अभी से भाजपा ने यहाँ पे तैयारी जरूर की हुई है। लगातार यहाँ जो है पूरा ये शामियाना तैयार किया जा रहा है, और जाहिर तौर पे जिस तरह से तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं विक्ट्री के, आज जो है तय हो जाएगा कि क्या कमल खिलेगा पश्चिम बंगाल में, या फिर ममता बनर्जी वापस मास्टर ब्लास्टर के तौर पे अपना हैट्रिक मारेंगी। ठीक है मौसमी, फौरन आपके पास हम लौटेंगे। वहां पर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, कुछ देर का इंतजार। सुबह 8 बजे से वोटिंग की काउंटिंग, जो गणना का काम है वो शुरू हो जाएगा। सुनील बंसल जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी कि वो वहां पर जीत दिला सकें, क्या इतिहास रच पाएगी आज भारतीय जनता पार्टी? सुनील जी, किस तरह की उम्मीदें आप कर रहे हैं आज के दिन? सबसे पहले आज तक के मेरे सबसे पसंदीदा रोहित सरदाना जी दिवंगत हुए, मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि है। और बंगाल को इस दिन का इंतजार बरसों से था, और आज मुझे लगता है कि ये इंतजार अब खत्म होने वाला है। आज दोपहर तक हमारा इंतजार खत्म हो जाएगा, और निश्चित रूप से आपने पूछा क्या सरकार बना पाएगी, तो निश्चित रूप से इस बार बीजेपी बिल्कुल चूकेगी नहीं सरकार बनाने से। चूकेगी नहीं, उसके पीछे की 3 बड़ी वजह आप क्या गिनाना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के लिए ऐसा क्या किया है कि बंगाल की जनता उसे चुनकर सत्ता में बिठाएगी? क्योंकि आप लोगों ने पूरी ताकत वहां पर जोर रखी थी। 3 बड़ी बातें आपकी नजर में जिसके कारण बीजेपी वहां जीतने जा रही है, जिसका आप दावा कर रहे हैं। 3 बड़ी बातें। 10 सालों में यहाँ पे जो गवर्नेंस होनी चाहिए थी वो पूरी तरह से फेल्यूर गवर्नेंस था। कोई नौकरी किसी की नहीं, सर्विस जो गवर्नमेंट होनी चाहिए थी, कोई एग्जाम नहीं, चुनाव नहीं, पंचायत लेवल के लोकल बॉडीज के चुनाव नहीं, आतंक और एक तोलाबाजी। हर चीज में जो केंद्र की योजना जो यहाँ चल भी रही है उसमें कमीशन का हिसाब किताब, तो लोग तंग आ गए थे असल में। और नौकरी, और आपने एक कारण पूछा 3, तो एक सबसे बड़ा कारण जो मेरी जहन में आता है वो ये है कि देखिए 34 साल वामफ्रंट को दिए, एक लंबा अरसा होता है 34 साल का। उसके बाद फिर 10 साल ममता बनर्जी की टीएमसी को दिए, वो भी देख लिया, कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई बदल नहीं हुआ, बदला हुआ। और उसके बाद अब लोगों की भी इच्छा है और बीजेपी को पता है ये बात कि लोग चाहेंगे बीजेपी के साथ जाने, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को टेस्ट नहीं किया है। ये सबसे बड़ा हमारा प्लस पॉइंट ये है कि बीजेपी इस बार इसलिए आ रही है कि लोगों के मन के बहुत करीब है। मोदी जी की जो नीतियां हैं
वो जमीन पे उतरती हुई लोग देख रहे हैं दूसरे राज्यों में, और इस राज्यों में जो चल रही हैं। कोरोना काल में पिछली बार जो मोदी जी ने किया, वो लोगों ने बहुत करीब से महसूस किया। आम गरीबियों का दर्द जो मोदी जी के दिल में है, वो आम गरीबों ने महसूस किया। तो इसमें कोई संदेह नहीं है इस बार आपको कोई संदेह नहीं है। लेकिन 18 साल से उम्र के ज्यादा लोगों ने जो बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा भी लिया है, उनके वैक्सीनेशन का काम कल से शुरू हो गया है। अब उसको लेकर भी पश्चिम बंगाल में एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कोरोना विस्फोट के दहलीज पर इस वक्त पूरा का पूरा बंगाल बैठा हुआ है। तो इसको लेकर भी बहुत बड़ी तैयारी, अगर जो दावा आप कर रहे हैं कि वहां पर आपकी सरकार बनेगी, तो आपको करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार जहां भी चला रही है, कोई भी काम चुनौती के हिसाब से करती है और प्रमुखता के हिसाब से करती है। और बीजेपी ने बोला है, चुनाव के समय भी बोला है, और अभी भी हमारे दिलीप घोष जी, हमारे राज्य के जो अध्यक्ष हैं, बार बार बोल रहे हैं। कल भी उनका स्टेटमेंट आया था कि राज्य में जो स्थिति है, और जैसे हमारी सरकार आती है, पब्लिक ने हमें मौका दिया अगर, तो कोरोना सबसे प्राथमिकता हमारी होगी। हम जैसे हमारी गवर्नमेंट बनेगी, सब प्राथमिक उसी में जुट जाएंगे हम, और वैसे भी जुटे हुए हैं, लेकिन सरकारी तौर पे भी जुटेंगे उस बात। लेकिन अभी तक जो एग्जिट पोल के आंकड़े हमारे आए हैं, हमारे दर्शकों को हम ये भी याद दिलाएं चित्रा कि किस तरीके से एग्जिट पोल में ममता बनर्जी की लोकप्रियता पर असर नहीं दिख रहा था। देखिए बंसल साहब, आप लोगों को एक एज तो दिखाई दे रहा था उसमें, लेकिन ममता बनर्जी की लोकप्रियता नहीं घट रही थी। यानी कि वो तमाम चीजें जो चल रही थी, उसके बीच शायद व्हीलचेयर पर उनका प्रचार लोगों के दिल को छूने में कामयाब हो पाया होगा। आपको नहीं लग रहा है ऐसा? टेंट तो लग रहा है बीजेपी के दफ्तर में वहां पर, लेकिन मन की तैयारी कितनी है अभी? नहीं, उनका जो परसेंटेज आप दिखा रही हैं एज ए सीएम ज्यादा, वो तो होना ही था। वो नेता तो आज की नहीं है, नेता तो बहुत पुरानी है वो। और दिलीप घोष हुए, राहुल सिन्हा हुए, शुभेंदु जी हुए, हमारे सपन दास गुप्ता जी हुए, और भी कई सारे लीडर हमारे। बीजेपी ने किसी को फ्रेम नहीं किया सीएम कैंडिडेट के हिसाब से, तो इसलिए उनका सीएम के हिसाब से वो रिजल्ट नहीं आना था जो आपके सर्वे में आया है। तो हमें उम्मीद भी नहीं थी उसकी कि वो ऐसा मतलब उनके आसपास आएगा। हाँ, अगर हम फ्रेम करते किसी को, तो फिर हम उसके तुलनात्मक हम उसमें तुलना कर सकते थे उसकी। मौसमी सिंह कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मौसमी, आमतौर पर कांग्रेस बीट है आपकी, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़ी है। कांग्रेस के नेताओं ने यह तो तय कर लिया था जब बाकी राज्यों के चुनाव खत्म हो गए थे कि चलिए हम बंगाल नहीं आएंगे चुनाव प्रचार के लिए। उस समय वाकई हमें सड़कों पर वो झंडे भी नहीं नजर आते थे। लेकिन मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों को लेकर जो गढ़ माना जाता रहा है कांग्रेस का, उसे लेकर क्या आज कांग्रेस दफ्तर में भी कोई टेंट लग रहा होगा या नहीं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात श्वेता आपने कही, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए तो किस तरह से वो निस्तानाबूत ना हो पश्चिम बंगाल में, उसके लिए ये वजूद और वर्चस्व का सवाल हो गया है। सवाल ये भी उठ रहे थे कि आखिर क्यों कांग्रेस के जो तुरुप के इक्के माने जाते हैं वो पहले चुनाव में नहीं आए, और उन्होंने फोकस तमिलनाडु और केरला का ज्यादा किया, और यहाँ पे तो रुख ही नहीं किया था। और जब रुख करने का आया तो उसके बाद कोरोना वायरस के चलते राहुल गांधी ने भी कहा कि वो नहीं आएंगे। पर मुर्शिदाबाद का जो इलाका है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। बंगाल टाइगर के नाम से अधीर रंजन चौधरी जो है वो जाने जाते हैं। जब से चुनाव की डेट का ऐलान हुआ और उससे पहले से ही वो अधीर रंजन चौधरी लगातार यहीं पे खूंटा गाड़े हुए थे। तो कुल साफ है कि कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर भी अधीर रंजन को काफी मनाया गया कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने, क्योंकि उनका 36 का आंकड़ा है ममता बनर्जी से। तो सिर्फ एक यही गढ़ है जो कांग्रेस का पुराना पारंपरिक वोट बचाए रखा है अधीर रंजन चौधरी ने। और आपको याद होगा कि यहाँ से MOS रेल होते थे, वो भी मालदा की मुर्शिदाबाद के इलाके में उनका भी काफी अच्छा वर्चस्व था, और इसकी वजह से लगातार वहां पे मुस्लिम बहुल इलाका भी है, तो कांग्रेस का गढ़ वो माना जाता है। पर अब कितना, जिस तरह से ये पूरी लड़ाई बीजेपी वर्सेस तृणमूल हो गई है श्वेता,
ये देखना होगा कि कितना जो संयुक्त मोर्चा है लेफ्ट और कांग्रेस का, आईएसएफ का, वो कितना सेंध मार पाता है या कितना अपना वोट बैंक लेफ्ट भी भाजपा से वापस खींच सकती है। क्योंकि अगर एग्जिट पोल के हमारे नतीजे भी देखें तो 50-50 मामला नजर आ रहा है तृणमूल और भाजपा के बीच में। तो ये बड़ा सवाल होगा, पर ये जरूर सच है कि भाजपा लगातार इसको लेके काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। यहाँ पे तैयारियां तो की गई है, अमूमन पार्टियां तैयारियों से बचती हैं, पर क्योंकि कोरोना वायरस के चलते लगातार हम कल जब आए तो तस्वीर काफी बदली हुई थी श्वेता। चुनाव खत्म हो गए हैं और शायद कोरोना वायरस की जो छुट्टी हुई थी चुनाव में वो भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अब लॉकडाउन में है कोलकाता। हमें भी अपनी RT-PCR की रिपोर्ट यहाँ पे जिस तरह से बता रहे थे अनुपम, लानी पड़ी नेगेटिव रिपोर्ट, तभी हम कोलकाता एयरपोर्ट से एंटर कर पाए। यही एहतियात अगर सरकार और चुनाव आयोग या पूरी यहाँ पे शासन और प्रशासन तंत्र पहले बरतता तो शायद अभी स्थिति कोरोना की ये नहीं होती। और यही वजह है कि अग्नि परीक्षा एक आज है तमाम राजनीतिक दलों के लिए, और अग्नि परीक्षा जो सबसे बड़ी है या सबसे बड़ी चुनौती आज शाम को नतीजों के बाद शुरू होगी। क्योंकि तृणमूल ने भी कहा है जीत का जश्न नहीं होगा, भाजपा के भी नेता अमूमन दफ्तर में नजर नहीं जी, वाकई ये आम समय नहीं है और इसीलिए अगर आज की काउंटिंग का भी दिन है तो आज की काउंटिंग को भी तमाम नियम कानून के साथ किया जाना है। लेकिन इन सारी चीजों की भी जयंतो घोषाल और विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयंतो दा, खेला होबे कि परिवर्तन होबे? अभी इस बार जो चुनाव हो रहा है ना, ऐसे चुनाव मेरा 35 साल के अनुभव है पश्चिम बंगाल के राजनीति, मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव का नतीजा जो भी हो, बीजेपी इस चुनाव में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। क्योंकि आपको ये अभी याद करना चाहिए, हम लोग भूल गए हैं कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट अपोजिशन था और सीपीएम की जगह टीएमसी आया। तो टीएमसी जब रूलिंग पार्टी हुआ था उस समय कांग्रेस और लेफ्ट वाज द मेन अपोजिशन। आज देखिए कांग्रेस और लेफ्ट की जो जगह है वो 18 MP एक स्टेट से लाना 2019 में, और परसेंटेज ऑफ वोट अगर दिखा जाए 2019 का रिपीटेशन बीजेपी करना चाहता है असेंबली सेगमेंट में। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो आप चर्चा कर रहे थे कि वहां भी एक लार्जर देन लाइफ इमेज पश्चिम बंगाल में आज भी ममता बनर्जी के एक है। तो वो जो ममता बनर्जी के जो वोट बैंक है, वुमेन वोट बैंक है, SC ST वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, सबसे बड़ी वोट बैंक जो भाजपा को कभी नहीं मिलेगा। तो ये जो वोट बैंक में इरोशन होगा या नहीं होगा, जैसे सिद्दीकी और ओवैसी फैक्टर जैसे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, जो हम लोग सोचे थे कि सिद्दीकी फैक्टर मुस्लिम वोट को तोड़ सकता है, वो अगर नहीं होगा और मुस्लिम वोट अगर इन ब्लॉक और ज्यादा स्केयर्ड हो जाए कि भाजपा आ रहे हैं, और मुर्शिदाबाद मल्ला के जो कांग्रेस का जो पकड़ था मुस्लिम वोट में वो भी अगर ममता के तरफ आ जाए, मतलब एक फिनोमेनन है कि वो बीजेपी को डरते हैं और वो वोट स्प्लिट नहीं करेंगे, तब ममता बेनिफिशियरी होंगे। और अगर स्प्लिट हो जाए, मतलब मुस्लिम वोट का एक पोर्शन अगर सीपीएम ले जाए और इंडियन सेकुलर फ्रंट ले जाए तो ममता के लिए मुसीबत हो सकता है। और भाजपा ऐसी स्थिति में, अभी देखिए अमित शाह जी पार्टी प्रेसिडेंट बनने के बाद से लेके एक ऐसे अचानक आज भाजपा 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 पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ऐसे नहीं है। मतलब ये जो मेहनत है पश्चिम बंगाल में, कभी कोई प्रधानमंत्री नेहरू जी के समय से आज तक नरेंद्र मोदी जी जितने बार चुनाव के समय प्रचार में गए हैं, और जैसे बंगला भी थोड़ा बहुत सीख लिए हैं और कम्युनिकेटर बहुत अच्छा है, वुमेन वोट बैंक में भी मोदी जी का पकड़ है, और अमित शाह जी का जो स्ट्रेटेजी है मैं बहुत नजदीक से देखा, जो काम ममता करते हैं, जहां जहां ममता का पकड़ है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ये जो मोतुआ वोट, देखिए ये मोतुआ वोट को डेवलप किए थे ममता, और आज मतुआ कम्युनिटी का एक MP शांतनु ठाकुर बन गए,
और उसके बाद क्या क्या हुआ मैं तो ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। आप लोग सब जानते हैं कैसे प्रधानमंत्री जी ढाका गए थे चुनाव के दिन, और कैसे मथुआ का जो गुरुजी हैं उनके पूरा एंसेस्ट्रल हाउस और ये सब सफर किया है, प्रवास किए हैं। ठीक है, आज जयंतोदा, ये महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। जब ढाका में पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री, मैंने वहां पर कवरेज भी की थी और ऐसा लग रहा था कि वहां का सीधा असर बंगाल के इलेक्शन पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ा फैक्टर मुस्लिम मतदाताओं को लेकर आपने कहा, तो 2019 में 70% से ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं ने ममता बनर्जी को वोट किया। बावजूद उसके बीजेपी ने 42 में से शानदार प्रदर्शन करते हुए कैसे 18 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। तो इस बार मुस्लिम कितना बड़ा फैक्टर बनेगी अपने आप में महत्वपूर्ण है। विनोद जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन हिमांशु मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी दफ्तर दिल्ली से जुड़ चुके हैं। हिमांशु, वैसे तो जश्न पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है, कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए मना कर दिया गया है, लेकिन किस तरह की सुबह इस वक्त बीजेपी दफ्तर में देखने को मिल रही है, वहां पर क्या है तैयारी? क्योंकि कोरोना काल के बीच जब एक तरफ लगातार मौतों का आंकड़ा पूरे हिंदुस्तान को डरा रहा है, बंगाल समेत तमाम राज्यों को डरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये चुनावी नतीजे आ रहे हैं, तो बड़ा चैलेंज भी है। और इन सब के बीच देखना भी कि जो पूरी ताकत हमने झोंकी बीजेपी ने, उसके रिजल्ट क्या आते हैं। क्या देख रहे हैं अपने आसपास आप, हिमांशु? देखिए चित्रा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से दिल्ली में लॉकडाउन है और उसके बाद हम आज बीजेपी दफ्तर के बाहर आए, ये केंद्रीय कार्यालय है, यहां जब भी बीजेपी जीतती है जश्न होता है शाम को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आके संबोधित करते हैं अपने कार्यकर्ताओं को। इस बार वो तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी अगर बीजेपी बंगाल में जीत भी गई। और कोरोना चल रहा है, ऐसे में सभी नियमों का पालन बीजेपी यहां पे कर रही है। बीजेपी दफ्तर बंद है। हमारी कई नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा अगर कुछ भी होगा तो बंगाल में होगा, दिल्ली के अंदर नहीं किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है, जो जयंत घोषाल बता रहे थे, इस पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव में 5 एम फैक्टर है: ममता, मोदी, महिला और मुस्लिम और मथुआ वोटर। अब इन 5 में से जो 3 फैक्टर किसी एक पार्टी की तरफ जाएंगे, उसकी जीत निश्चित होगी। अब देखना यह है कि मथुआ वोट बीजेपी को कितना पड़ता है, और साथ ही साथ महिला वोट बीजेपी को अगर ज्यादा पड़ जाता है तो बीजेपी के लिए ये सिचुएशन विन विन होगी। अगर कहीं महिला वोटर ममता के साथ चली जाती है और मुस्लिम वोट बैंक जो है कंसोलिडेट हो जाता है, तो ऐसे में ममता, जो नतीजे हम दिखा रहे थे, जिस तरीके के एग्जिट पोल थे, उसमें ममता बनर्जी को फायदा हो सकता है। लेकिन ये बात जरूर है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जो है टीएमसी की जड़ें हिला दी हैं। और याद कीजिए, त्रिपुरा की जीत के बाद अमित शाह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैंने भी उनसे एक सवाल पूछा था और मैंने कहा था कि बीजेपी का स्वर्णिम युग कब आएगा। तब उन्होंने कहा था बंगाल, केरल और उड़ीसा में जब हमारी सरकार बन जाएगी तब बीजेपी का स्वर्णिम काल आएगा। तो ये कहा जा सकता है कि अगर आज बीजेपी जीतती है तो स्वर्णिम काल के लिए पहला कदम जो है वो आज बीजेपी का आगे बढ़ जाएगा, और उसके बाद उड़ीसा और केरल 2 राज्यों में अगर आएगी तो स्वर्णिम काल पूरा होगा। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी? अगर बनेगी तो चेहरा कौन होगा, इसको लेकर भी ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की सियासत। शानदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन क्या ममता का गढ़ भी वो हिला पाएगी? हालांकि 2019 के चुनावी नतीजे इस ओर संकेत करते हैं कि ममता बनर्जी वास्तव में वहां पर हिली हुई हैं। शायद यही कारण रहा कि बीजेपी के पिच पर दीदी खेलती हुई कई बार नजर आई। जब चंडी पाठ उन्होंने किया, बड़ा हिंदुत्व का झंडा बरदार होने की बात उनकी ओर से कही गई। ये कहा गया मैं शांडिल्य ब्राह्मण हूं। बार बार हिंदू वोटरों को रिझाने की कोशिश अलग अलग मंचों की ओर से उनकी ओर से की गई। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि एक तरफ कोरोना काल का ये बुरा दौर समूचे हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच 5 राज्यों के चुनावी नतीजे जो कुछ देर में आने वाले हैं, आज तक पूरी गंभीरता के साथ, अपनी संवेदनशीलता के साथ उन तमाम आंकड़ों को आपके सामने रखेगा, क्योंकि इन 5 राज्यों के जो भी चुनावी नतीजे सामने आएंगे वो ये तय करेंगे कि इस राज्य में जो जनता है उसके लिए वैक्सीनेशन का प्रबंध, अस्पतालों का इंतजाम, दवाइयों की जिम्मेदारी आखिर किस पार्टी को मिलती है। विनोद जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, देखिए 2019 के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो हम सब ने देखा था कैसे 121 सीटों के आसपास बीजेपी ने बढ़त हासिल की थी। 18 लोकसभा जीतकर 160 के आसपास ममता बनर्जी की पार्टी ने 2019 के हिसाब से जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार ममता बनर्जी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि 10 सालों के शासन का हिसाब भी उनको देना था। यही कारण रहा कि 2016 के मुकाबले वोट प्रतिशत में भी तकरीबन 1.5 से 2% का गिरावट रहा। इसके संकेत क्या बताते हैं? देखिए चित्रा, ये बात सही है कि ममता बनर्जी के सामने निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती इस बार रही है,
और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने पूरा आक्रामक शैली के साथ प्रचार किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह रैलियां की है, अमित शाह ने रोड शो किए हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी है। लेकिन एक चीज बताऊं मैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जो सीटें ममता बनर्जी की जरूर कम हुई, लेकिन वोट प्रतिशत उनका कम नहीं हुआ था। अगर आप देखें पिछले 2014 की तुलना में, तो कुल मिलाकर उनका वोट प्रतिशत जो है मेंटेन था 2019 के लोकसभा चुनाव में भी, जबकि वो प्रधानमंत्री पद की दावेदार नहीं थी। इस बार तो ममता बनर्जी पूरा चुनाव जो है अपनी सरकार बनाने के लिए लड़ रही है। तो पश्चिम बंगाल की जनता को यह तय करना है कि वो ममता बनर्जी को तीसरी बार मौका देगी या भारतीय जनता पार्टी के किसी अज्ञात चेहरे को, क्योंकि कोई चेहरा जो है उन्होंने सामने नहीं किया था, उसको मौका देगी। और जैसा कि अगर इतिहास आप देखें 2014 से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जी का स्ट्राइक रेट लोकसभा और विधानसभा में फर्क रहा है, अलग अलग रहा है। 2019 के बाद जो चुनाव हुए, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे झारखंड का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, बीजेपी ने बहुत ताकत लगाई, लेकिन जो लोकसभा के चुनाव में उसका परफॉर्मेंस था वो विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस नहीं रहा। तो अगर पश्चिम बंगाल में यही ट्रेंड दोहराता है तो बीजेपी के लिए वो शायद मंजिल पाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव जैसा परफॉर्मेंस हुआ या उससे बेहतर परफॉर्मेंस हुआ तो ममता बनर्जी के लिए मुश्किल हो सकती है। अभी निर्भर ये करता है कि जो ममता बनर्जी जिस जनाधार पर टिकी हुई है, जो अभी जयंत घोषाल ने बहुत विस्तार से कहा, अभी आपके संवाददाता ने भी कहा कि मुस्लिम मतदाता, महिला मतदाता, और इसके अलावा एक बड़ा वर्ग है जो मेरी भी बात हुई कि मिडिल क्लास जो बंगाली है, क्योंकि ममता बनर्जी ने बंगाल अस्मिता का भी कार्ड खेला है। भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदुत्व का कार्ड खेला, वहां पर पूरा चुनाव हिंदुत्व के ध्रुवीकरण पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2016 से लेकर 2019 और 2021 तीनों चुनाव जो है उन्होंने हिंदुत्व के ध्रुवीकरण के कार्ड पर लड़े, और वो भारतीय जनता पार्टी का प्राय बड़ा हथियार है। उसकी कार्ड के लिए ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता का कार्ड खेला, अपने को बंगाल की बेटी बताया, और हिंदुत्व के ध्रुवीकरण को तोड़ने के लिए उन्होंने खुद जो है जाकर चंडी पाठ किया, अपना गोत्र बताया, सारी चीजें की। तो वो कितना असर करता है, अगर बंगाली अस्मिता बनाम हिंदुत्व के ध्रुवीकरण में क्या भारी पड़ता है, क्या हिंदुत्व भारी पड़ेगा या बंगाली अस्मिता भारी पड़ेगी, ये सब अभी हम लोगों को 2-3 घंटे में सामने आ जाएगा। तो नहीं, वाकई विनोद जी, क्योंकि जो चीजें आप बता रहे हैं वही चीज जयंतोदा बीजेपी ने कोशिश की कि बांग्ला अस्मिता की बात वहां पर कर ले। वो भी रविंद्रनाथ ठाकुर की बात करती थी वहां पर, वो भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की वहां पर बात करती थी कि किस तरीके से उनकी विरासत को संजोया गया या नहीं। ममता बनर्जी कोशिश करती थी कि भारतीय जनता पार्टी का जो एरिया है उसमें वो प्रवेश कर जाए चंडी पाठ करके या अपना गोत्र बताकर। अब दोनों ने दोनों के वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास किया है, और आज वो दिन है जब ये तय होगा कि किसका प्रयास सफल हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन बंगाल की राजनीति हमेशा हमेशा के लिए बदल चुकी है। एकदम सही बोल रहे हैं कि मैं एकदम 100% सहमत हूं कि बंगाली अस्मिता, जैसे विनोद जी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने डॉटर ऑफ बंगाल, बंगाल की बेटी, ये जो नारा लगाया, और उसमें बंगाली अस्मिता को, जैसे मुझे याद है 2019 में अमित शाह जी के रोड शो चल रहा था, मैं उस दिन था कलकत्ता में, वो विद्यासागर का स्टैचू जो तोड़ दिया था, और उसके कारण कलकत्ता में 9 सीट जो था वो भाजपा का एक भी नहीं मिला। इतना अच्छा रिजल्ट हुआ था, 18 सीट मिल गया था, लेकिन खास कलकत्ता में नहीं मिला था और बंगाली अस्मिता का इशू बन गया था। बीजेपी भी महसूस किया, और इसीलिए बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व नहीं, बंगाली कार्ड जो ममता बनर्जी खेल रही थी उसकी भी काउंटर किए हैं, और ये साबित किए हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बंगाल है, आज पश्चिम बंगाल के जो रिफ्यूजी है वो भी पश्चिम बंगाल में जो सेटल्ड हुआ था उस समय, जो हिंदू कम्युनिटी, रिफ्यूजी कम्युनिटी, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए हुई है। और पश्चिम बंगाल में नेहरूवियन जो मॉडल है हिंदुत्व का, वो उसके काउंटर नैरेटिव जो है वो पश्चिम बंगाल में, जो आप भी हिंदू समाज है, बंगाली भी हिंदू है, और वो हिंदू समाज के लिए ये जो शासन था 10 साल का और उसके पहले कांग्रेस का, आप लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ है। बंगाल प्राइड खत्म हो गया है, और बंगाल रेनेसा सिटी है, ब्रिटिश कैपिटल था, और देखिए 1911 में दिल्ली में चला गया कैपिटल। बंगाल का जो ड्रीम है वो सपना का सौदागर बनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सोनार बांग्ला करेंगे। तो इसका मतलब सिर्फ हिंदुत्व नहीं, भाजपा भी ये जो 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, सबके साथ बंगाली आइडेंटिटी को भी कनेक्ट करके कोशिश किए हैं।
अभी सवाल है ये कोशिश सफल होगा या नहीं, क्योंकि ममता जी ने भी जो इशू ऐसे एंटी दिल्ली, देखिए पश्चिम बंगाल में एक एंटी दिल्ली संस्कृति है, एक रेडिकलिज्म है, और वो तो मैं मान के चल रहा हूं वो गांधी जी, चित्तरंजन दास, नेताजी सुभाष बोस के समय से चल रहा है। तो पश्चिम बंगाल में मैंने देखा सीपीएम कैसे बंगाल को दिल्ली नहीं देता है, और पश्चिम बंगाल में सीपीएम प्रणब मुखर्जी के खिलाफ नारा लगा दिया था कि पैसा नहीं देता है कांग्रेस रेजिम इन दिल्ली। तो आज सेम सीपीएम का स्ट्रेटेजी ममता बनर्जी कर रहे हैं कि कोरोना लेके लास्ट 2 फेज जो हुआ है वो तो कंप्लीटली एंटी मोदी, एंटी दिल्ली। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, किसके लिए? मोदी जी के लिए। हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, किसके लिए? मोदी जी के लिए। ये जो एक एंटी दिल्ली कैंपेन और वो विक्टिम जो कोरोना में जो बहुत आतंकित है उसमें जाना, तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं। ममता बनर्जी, मैं बार बार कहता हूं कि ममता बनर्जी राहुल गांधी नहीं है, तो ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर है। तो ये बीजेपी के लीडर्स के साथ भी मेरा जब बातचीत होता है, मानते हैं कि ममता जी के साथ लड़ाई करने में इसीलिए मजा है कि ये टक्कर जो होता है वो 50-50 एक लड़ाई होता है। ऐसे नहीं है कि पहले ही वो हार मान लेते हैं। चुनाव का नतीजा क्या हुआ वो अलग बात है, लेकिन ऐसे भाजपा के तरफ से एफर्ट भी पश्चिम बंगाल में वाजपेयी आडवाणी जी के समय से कोशिश कर रहा है। ये सफलता भाजपा को आज जो मिली है, लेकिन विनोद जी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात बोले हैं कि 2019 में भी तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक बड़ा था। ये हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं, इंक्रीज हुआ है। मैं फौरन आपके पास आऊंगी। जनता महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं, लेकिन भाजपा सिर्फ आडवाणी या अटल जी के समय से ही नहीं, अगर 1952 में जनसंघ की हम बात करें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो 1952 का चुनाव हुआ था 51 में स्थापना के बाद, किस तरह से 9 सीटों पर जनसंघ ने जीत हासिल की थी और बीजेपी उसी का प्रतिरूप है। तो ऐसे में बीजेपी क्या इतिहास रचने की दहलीज पर पहुंच चुकी है। ये कोरोना का एक बहुत बुरा काल चल रहा है, पूरे के पूरे देश में कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े हम सबको परेशान किए हुए हैं। लगातार होती मौतें कब कहां पर किस रूप में जाकर थमेंगी, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन ये जो 5 राज्य है, यहाँ के जब नतीजे आएंगे तो वो तय करेंगे कि यहाँ की जनता ने किसको अपने सिर माथे पर बिठाया है, किसको अपना भाग्य विधाता बनाया है, ताकि वो उनके लिए वैक्सीनेशन का इंतजाम करे, ताकि वो उनके लिए दवाइयों का, अस्पतालों का इंतजाम करे। वो कोरोना के इस बुरे दौर से कैसे निकले, ये तय करने का काम इन्हीं सरकारों का है। ऐसे में आज का ये चुनावी रिजल्ट अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाता है। आज तक की टीवी स्क्रीन को आप गौर से देखिए। सबसे ऊपर असम के 126 में से कितनी सीटों पर रिजल्ट आज निकलेंगे? क्या बीजेपी फिर से वहां पर कमल खिला पाएगी? अपने आप में बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने जाकर वहां पर वोटरों को लुभाने की कोशिश की थी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जाकर चाय की पत्तियां चुनने की कोशिश की ताकि वहां पर चाय बागान के जो लोग हैं उन पर असर डाला जा सके। तो क्या ऐसा संभव होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उसके अलावा 292 सीटें जो आप नीचे स्क्रीन पर देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल, ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण स्टेट है, क्योंकि बीजेपी और तृणमूल दोनों ने अपनी पूरी की पूरी ताकत यहां पर झोंक कर रखी थी। 2 मई दी गई या ममता बनर्जी हैट्रिक लगा देंगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अब स्क्रीन के दाहिनी तरफ तमिलनाडु के 234 के आंकड़े में जैसे जैसे रिजल्ट आप सामने आते जाएंगे, एआईएडीएमके, डीएमके या फिर कोई अन्य दल, उसके आंकड़े आपके सामने रखेंगे। और बाई तरफ पुडुचेरी, एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश, 30 सीटें वहां पर हैं, लेकिन वहां पर क्या चुनावी नतीजे, जैसा कि एग्जिट पोल ने दिखाया है कि बीजेपी के पक्ष में जाते हैं या फिर। और केरल सबसे ज्यादा अहम है। केरल, आपको ये बताते चले कि केरल में सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि लेफ्ट दलों के फिर से लौटने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में क्या वहां पर फिर से लेफ्ट पार्टी लौट कर आएगी, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन श्वेता, हमने कुछ और भी इंतजाम करके रखे हुए हैं। देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इन आंकड़ों को हमारे जो दर्शक हैं वो समझ पाए, इसीलिए कंप्यूटर बाबा के जरिए हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे कौन कौन से वो दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि वो चेहरे जो ये तय करेंगे अपने आप में। सबसे पहले बात हम पश्चिम बंगाल की करेंगे, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी आबादी है और वहां की स्थिति किस तरह की रहने वाली है, ये पश्चिम बंगाल का मैप आप देख रहे हैं। महारथियों की बात अगर हम सबसे पहले करने की कोशिश करें, क्योंकि ये चेहरे जिनके ऊपर दारोमदार होगा, इनमें से जो भी आज चुनकर आएगा उसके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि बंगाल में जो मौजूदा स्थिति है, जो कोरोना विस्फोट की दहलीज पर पश्चिम बंगाल बैठा हुआ है, ये वो चेहरे तय करें कि वहां पर लोगों को किस तरह से राहत दिलाई जाए। सबसे पहले बात ममता बनर्जी की ही करेंगे। मौजूदा मुख्यमंत्री 2011 से लगातार वो जीत रही हैं, मार्जिन उनका जीत का बढ़ता हुआ चला गया। लेकिन 2018 जब से वहां पर स्थानीय लोकल बॉडीज के चुनाव हुए थे, तब से दीदी की
जो जमीन है वहां पर हिलती हुई दिखाई दी। बीजेपी ने पहले 30% वोट हासिल किए 2018 के स्थानीय चुनाव में। 2019 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 40% को क्रॉस कर गई बीजेपी। इसीलिए ममता बनर्जी के लिए मुश्किल काफी ज्यादा बड़ी है। नंदीग्राम से चुनावी मैदान में है और मुख्य मुकाबले में उनके ही सिपहसालार हैं शुभेंदु अधिकारी, जो कि पूर्व टीएमसी के नेता मंत्री रहे हैं, और सीपीएम की ओर से मीनाक्षी मुखर्जी को यह जिम्मेदारी दी गई है। ममता बनर्जी के ऊपर दारोमदार अकेला वो सबसे बड़ा चेहरा थी जिनके बलबूते टीएमसी को वहां पर सत्ता पर आना है। बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी से उसको मुकाबला करना है। क्या दीदी इसमें कामयाब हो पाएंगी? आज चुनावी नतीजे इस बात को तय कर देंगे। शोभन देव चट्टोपाध्याय, ममता बनर्जी जिस पुरानी सीट से लड़ती थी वहां से, भवानीपुर सीट से शोभन देव चट्टोपाध्याय को मैदान में उतारा गया है। मंत्री भी हैं। 2016 में टीएमसी ने ये जीत हासिल की थी। रुद्रनील घोष जो कि बीजेपी के हैं, उनसे मुख्य मुकाबला माना जा रहा है, और मोहम्मद शादाब खान कांग्रेस पार्टी के, वो भी इसको त्रिकोणीय बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भवानीपुर, जो कभी ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता था, वहां की स्थिति क्या रहती है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। बाबुल सुप्रियो, देखिए बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों को मैदान में उतार दिया है बीजेपी ने। बाबुल सुप्रियो को उतारा गया है टॉलीगंज से। टॉलीगंज में उनका मुख्य, ये यूनियन मिनिस्टर है, तो उनका मुकाबला है अरूप विश्वास से, जो कि राज्य मंत्री हैं और टीएमसी के बेहद कद्दावर नेता अरूप विश्वास माने जाते हैं। देवव्रत घोष इस मुकाबले को रोचक बना रहे हैं, लेकिन टॉलीगंज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, और टॉलीवुड को लेकर भी अलग अलग तरह की बातें लगातार आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉलीवुड के चेहरे को भी मैदान में इन दोनों ही पार्टियों की ओर से उतारा गया है। मुकुल राय आप देख रहे हैं, पूर्व टीएमसी के नेता, अब वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उपाध्यक्ष बीजेपी के कृष्णानगर उत्तर से चुनावी मैदान में है, और मुख्य मुकाबले में इनके साथ कौशानी मुखर्जी, तृणमूल कांग्रेस की अभिनेता है ये, सिल्वी साहा कांग्रेस पार्टी की ओर से इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ये स्थिति है। ये तमाम चेहरे आप देख पा रहे हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी होगी। अगर आज इनमें से जो भी जीतता है वो ये बताएगा। मदन मित्रा पर नजर डाल लेते हैं। मदन मित्रा हालांकि पिछला चुनाव अपना हार गए थे, कमलहाटी से एक बार फिर से मैदान में है। पूर्व राज्य मंत्री 2011 में इनको बनाया गया था ममता बनर्जी की ओर से। अनिंदय बनर्जी बीजेपी के हैं, जो उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं, और सैनदीप मित्रा भी यहाँ पर मुकाबले को बेहद दिलचस्प बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनोज तिवारी क्रिकेटर हैं, वो भी तृणमूल कांग्रेस हाल ही में उनकी ओर से ज्वाइन किया गया था, और उनको शिवपुर पश्चिम बंगाल से उतारा गया है। और मुख्य मुकाबले में मनोज तिवारी के साथ हैं आर चक्रवर्ती, जो कि बीजेपी के हैं, जबकि जगन्नाथ भट्टाचार्य एआईएफबी के हैं। ये भी महत्वपूर्ण होगा। तो ये तमाम वो दिग्गज हैं जिनके प्रतिष्ठा दांव पर शुभेंदु अधिकारी का हमने दिखाई दिया, ममता बनर्जी के साथ हैं। ये वो तमाम चेहरे हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि अगर ये इनमें से कोई भी चुनकर आता है तो फिर वो कोरोना का ये जो काल चल रहा है, इसमें लोगों को वैक्सीनेशन दिलाए, लोगों के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करे, लोगों को ये बताए कि मुश्किल के इस दौर में हम आपके साथ हैं। जो गरीब जनता है, जो इस वक्त घरों के भीतर है, उनको राशन उपलब्ध कराना भी इन्हीं तमाम चेहरों की जिम्मेदारी होगी। इसीलिए बेहद गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ इस बड़ी कवरेज को हम आपके सामने लेकर आए हैं। और जरा हमने बात कर ली है इन बड़े बड़े चेहरों की, अब कुछ सीट गणित पर भी नजर डाल लेते हैं। पश्चिम बंगाल की ये बात, सीट गणित वहां का क्या बताता है, देखिए यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी फिलहाल जैसे जैसे आंकड़े सामने आते जाएंगे उसके बाद ये आंकड़ा बदलता हुआ चला जाएगा, लेकिन 2016 के नतीजे, हालांकि तब से लेकर अब तक हुगली और गंगा नदी में बहुत पानी वहां पर बह चुका है, लेकिन 2016 के नतीजे आपके सामने है। तृणमूल कांग्रेस को 211 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन यहां पर 214 आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, जो बीजेपी का साथी था 2016 में, वो इस बार दीदी के साथ आ गया है। तो इस तरह से दीदी के पास 214 सीटें, इसीलिए ये पूरा का पूरा आंकड़ा आपको हम दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें 10% वोट उसको मिले थे, हालांकि 2019 में 40% को क्रॉस कर गई थी। लेफ्ट पट यानी कि लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी को मिलाकर यहां पर 76 सीटें हैं, लेकिन इस बार क्या लेफ्ट और कांग्रेस कुछ कमाल कर पाएंगे बीजेपी के सामने, तृणमूल कांग्रेस के सामने? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और यहां पर अन्य के खाते में ये 2016 के हम नतीजे दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है श्वेता, और ये देखना और जानना भी, क्योंकि यही नतीजे आज के तय करने वाले हैं कि किसकी यहां पर सरकार बनेगी और कौन किस चेहरे को दारोमदार दिया जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल की बात हम ये कर रहे थे, पश्चिम बंगाल के आंकड़े चित्रा दिखा रही है, लेकिन जल्दी से मैं एक बार हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर है दिल्ली में, इसीलिए ये बताइए हिमांशु कि क्या बीजेपी केवल बंगाल के नतीजों पर टकटकी लगाए है, या फिर शाम होते होते ये भी कहा जा सकता है, अगर तृणमूल वहां पर लीड लेने लगे, कि असम के भी तो नतीजे जरा देख लीजिए, देखिए पुडुचेरी में हम किस तरीके से अच्छा कर रहे हैं, इस तरह की चीजें भी उसके मन में। 5 राज्य दक्षिण को लेकर तो उसने अपना रुख साफ कर दिया है कि उसे भी समझ में आ रहा है कि इस बार शायद वहां पर एंट्री कुछ नहीं मिलने वाली है, लेकिन
बाकी राज्यों में सिर्फ एक पश्चिम बंगाल पर दांव या सब पर है अभी? देखिए बिल्कुल श्वेता, दाव सब पर है। और आसाम, क्योंकि बीजेपी की वहां पे सरकार है और बीजेपी ने पिछली बार वहां पर यह कह सकता है कि मेजोरिटी के जो सीटें हैं वो टच कर दी थी और उसका अलायंस मिलाकर जो है लगभग 87 सीटों पर उनका विक्ट्री थी दोनों अलायंसेस के साथ। इस बार उनका पुराना अलायंस जो है बोडो फ्रंट, वो उनको छोड़ गया है और वो कांग्रेस के साथ है। ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि असम के अंदर पिछली बार कांग्रेस का अलायंस नहीं था एआईयूडीएफ के साथ और इस बार उसका अलायंस है और बीपीएफ जो है उसका पार्टनर भी है। तो ये जरूर है। और पिछली बार कांग्रेस का वोट शेयर बीजेपी के वोट शेयर से 1% ज्यादा था। जो बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली थी वो अलायंस के चलते मिली थी और एजीपी और बीपीएफ उसके साथ थे। इस बार बीपीएफ ने उसको छोड़ दिया है और यूपीएलएल जो है वो बीजेपी के साथ है। तो तमाम तरीके से यह है कि असम को लेकर बीजेपी ने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई, क्योंकि सर्बानंद सोनोवाल को उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे एक बार फिर से नहीं उतारा है, क्योंकि वो जानते थे कि वहां पे हेमंत विश्व शर्मा जो है एक बड़े पावर सेंटर है। अगर सोनोवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया गया तो कहीं हेमंता विश्व शर्मा नाराज ना हो जाए और इसीलिए पार्टी ने जो है वो बैलेंस बना के रखा और ये कहा कि चुनाव बाद जो है वो मुख्यमंत्री कौन होगा ये डिसाइड किया जाएगा। आप याद कीजिए जब जब बीजेपी चुनाव में जाती है, अगर उनके कोई सिटिंग मुख्यमंत्री हैं तो उनको उम्मीदवार के तौर पे पेश करती है। 2018 में देखिए वसुंधरा राजे, छत्तीसगढ़ से रमन सिंह, मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान तीनों हार गए थे, लेकिन तीनों को फेस बना के गए। 2017 पर मिलती है तो उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि अभी तक बीजेपी की पॉलिसी, उसकी नीतियों से, उसकी सोच से ये मेल नहीं खाता है कि अगर कोई दूसरी पार्टी से आया है तो आप उसे मुख्यमंत्री बना दें। नहीं, ऐसा नहीं है श्वेता कि दूसरी पार्टी से आते हैं और मुख्यमंत्री नहीं बनाते। सर्बानंद सोनोवाल भी 2011 में ही बीजेपी में आए थे, 2014 में मंत्री बने और 13 के अंदर वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे। 16 के अंदर चुनाव से करीब 3 महीने पहले जो है उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार पार्टी ने घोषित किया था। हेमंत विश्व शर्मा तब नए थे। अब हेमंत विश्व शर्मा शायद बीजेपी के लिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है एक मजबूरी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो बीजेपी की पकड़ है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल हेमंत विश्व शर्मा का। आप याद कीजिए मणिपुर में जब अभी क्राइसिस आया था, संकट आया था बीजेपी के पास, जब एनपीपी जो नेशनल पीपल पार्टी है जिसके साथ बीजेपी का मेघालय के अंदर सरकार है, उसके विधायकों ने कहा था कि उनको मणिपुर के अंदर जो है बदलाव चाहिए, तो हेमंत विश्व शर्मा ही जो है वो आगे आए थे और उन्होंने उस पूरे राजनीतिक ये कहे घटनाक्रम को संभाला था और बीजेपी को जो सेटबैक हो सकता था उसको उभार कर लेके आए थे और सरकार को बचा लिया था और कांग्रेस के 3 विधायक और तोड़ लिए थे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हेमंत विश्व शर्मा पार्टी के लिए मजबूरी भी है और मजबूती के साथ वो नॉर्थ ईस्ट संभालते हैं। 2019 के अंदर हेमंत विश्व शर्मा ने कहा था पार्टी को कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, तब पार्टी ने ये कहा था नहीं आप वहीं रहिए। उन्होंने कहा आप मंत्री मत बनाइए, मुझे मंत्री नहीं बनना केंद्र में, अगर सांसद रहूंगा तब भी ठीक है क्योंकि संदेश ठीक नहीं है। और अगर इस बार उनको मुख्यमंत्री विधायक का चुनाव लड़ाया गया है और अगर उनको ये बताया गया है कि चुनाव बाद तय किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि सर्बानंद सोनोवाल की तुलना में हेमंत विश्व शर्मा की जो लोकप्रियता है वो थोड़ी ज्यादा है, हमारे सर्वे में भी आया है अगर हम देखें। और इसीलिए पार्टी ने रणनीति के तहत जो है अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। गोवा के अंदर 2017 में भी बीजेपी ने यही किया था, तब जो है लक्ष्मीकांत पासलेकर वहां पे मुख्यमंत्री थे, लेकिन बीजेपी को मालूम था कि अगर उनको मुख्यमंत्री के तौर पे पेश करेंगे तो जीत नहीं हो सकती है। अंत में जब चुनाव नतीजे आए बीजेपी की सीटें कम थी, लेकिन मनोहर पारिकर को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद बीजेपी सभी राज्यों की तरफ देख सकती है। तृणमूल कांग्रेस को तो सिर्फ कोलकाता पर ही देखना है और ममता बनर्जी के चेहरे पर ही दांव लगाना है। वहां पर ममता बनर्जी के घर के बाहर क्या कुछ सुगबुगाहट अब भी शुरू हुई है? अब तो बस कुछ मिनट बाकी है इस काउंटिंग की शुरुआत में, जो कि मेक और ब्रेक देश की पॉलिटिक्स के लिए भी होगा। भूपेंद्र यादव आ गए। भूपेंद्र यादव सर से पूछे लाइव पे आई।
घाट देखी जा सकती थी वो सुबह से देखी जा सकती थी, लेकिन इस बार चूंकि कोरोना काफी विकराल रूप धारण कर चुका है, विकट रूप धारण कर चुका है, ऐसे में चुनाव आयोग की गाइडलाइंस हैं कि कोई भी कार्यकर्ता जश्न नहीं मनाएगा, कोई भी पार्टी जश्न नहीं बनाएगी। टीएमसी की ओर से खुद भी कहा गया है कि वो जश्न नहीं बनाएंगे। तो इसके मद्देनजर अगर हम देखें तो इस वक्त यहाँ पर वैसी सुगबुगाहट, कार्यकर्ताओं की सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन जो प्रशासन है वो तत्पर है सुबह से ही, क्योंकि मीडिया का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। कुछ कार्यकर्ता भी आ रहे हैं इक्का दुक्का, तो उनको इस गली में ममता के घर तक पहुंचने के लिए, रोकने के लिए जो प्रशासन है वो पूरी तरह से सुबह से ही तत्पर है। लेकिन जो छवि हमें पिछले चुनाव में यहाँ देखने को मिलती थी, ये जो गली है पूरी तरह से कार्यकर्ताओं के नारों, कार्यकर्ताओं से जो हरे रंग का गुलाल या अबीर टीएमसी की ओर से खेला जाता है जब वो जीतते हैं, उनसे भरा होता था। वैसी कोई सुगबुगाहट, वैसी कोई छवि हमें देखने को नहीं मिल रही है। उसकी वजह भी, एक और वजह भी है कि इस बार जो मुकाबला है वो इतना तगड़ा, इतना कड़ा है कि कोई भी सुनिश्चित तौर पर नहीं बोल पा रहा है कि ममता बनर्जी इस बार आ ही रही हैं। जैसा कि 2016 में हमने देखा कि ये जो रंग था ये अलग रंग था, लेकिन इस बार वैसी छवि, वैसा रंग नहीं है। तो इसी के चलते यहाँ पर कार्यकर्ताओं की सुगबुगाहट नहीं है। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कोरोना के मद्देनजर, और ये अच्छी बात है अगर कार्यकर्ता नहीं जुट रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से विकराल रूप कोरोना धारण कर रहा है, तो वो ज़रूरी बात है कि कार्यकर्ता यहाँ ना आए। लेकिन जो चीज़ हमें पहले देखने को मिली थी वो इस बार हमें देखने को नहीं मिल रही है साफ तौर पर। वाकई चाहे जीत किसी की हो, हार किसी की हो, लेकिन जश्न का मौका तो कतई नहीं है। और आज जो डैमेज उन रैलियों के दौरान हुआ है, जिस तरह की मैसेजिंग वहां पर हुई है, आज वो दिन है कि सही मैसेज लोगों तक भी पहुंचे। दूसरी लहर के बीच में हम वो तमाम आंकड़ों पर भी नजर रखे हुए हैं और आपको स्क्रीन पर लगातार आज तक पर वो आंकड़े भी दिखाएंगे और साथ में वो दूसरे आंकड़े भी जो लोकतंत्र के उत्सव से जुड़ते हैं। आज 2 मई की तारीख, 5 राज्यों की गणना अभी तक। असम में बीजेपी, जो हमारा एग्जिट पोल है उसके अनुसार असम में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को दोहराती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में बहुत छोटा सा एज बीजेपी के पास दिख रहा है तृणमूल कांग्रेस के मुकाबले, लेकिन बहुत कांटे की टक्कर दिख रही है। तमिलनाडु में डीएमके एक मजबूत स्थिति में है, पुडुचेरी में एनडीए एक मजबूत स्थिति में है, और ये केरल जो है वहां पर एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट का शासन दोहराया जाएगा, जो अब तक केरल के इतिहास में नहीं हुआ है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में विनोद जी, आज चाहे पूरब की बात करें हम या दक्षिण की बात करें, अगर आज भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपना वर्चस्व कायम कर पाती है, अगर वहां पर वो आ पाती है, तो देश की राजनीति का नैरेटिव भी बदलेगा और तरीका भी बदलेगा। देखिए श्वेता, पश्चिम बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती है अपने मंसूबों में, अपने उद्देश्य में, वहां की सत्ता पर काबिज होने में, तो निश्चित रूप से पूर्वी भारत एक तरह से आप देखिए भाजपा के प्रभाव का क्षेत्र हो जाएगा। बिहार से आप शुरू करिए, उसके बाद पश्चिम बंगाल, आसाम और पूरा पूर्वोत्तर जो है एक तरह से पूरी भारत की, पूरी भाजपा की जो है इबारत पूरी हो जाएगी। दूसरी तरफ जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं, तो दक्षिण भारत में भी जो है पुडुचेरी में कम से कम भारतीय जनता पार्टी को बहुत उम्मीद है कि वहां वो अपना झंडा जो है फहरा सकेगी, यानी एनडीए का झंडा फहरा सकेगा। तो एक तरह से पुडुचेरी का मतलब तमिलनाडु की खिड़की, तो तमिलनाडु का एक विंडो है, यानी वहां से भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु की राजनीति में भी उसी तरह घुसने की कोशिश करेगी। क्योंकि जिस तरह एआईडीएमके जयललिता के बाद जो है अब धीरे धीरे वहां भी डीएमके के सामने एआईडीएमके का नेतृत्व कमजोर पड़ता दिखाई पड़ रहा है। तो उस गैप को, उस वैक्यूम को भारतीय जनता पार्टी आने वाले वर्षों में भरने की पूरी कोशिश करेगी। केरल में वो पूरा जोर लगा ही रही है, जैसा कि अभी आपके संवाददाता ने कहा था, अमित शाह ने कहा कि उड़ीसा, केरल और पश्चिम बंगाल जो हमारी सरकार आ जाएगी तो स्वर्णिम काल भाजपा का होगा। मुझे लगता है शायद वो तमिलनाडु को भूल गए थे, तमिलनाडु भी उनके एजेंडे में होना चाहिए और होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है पैन इंडिया जो है अपनी, हालांकि पैन इंडिया पार्टी तो बन चुकी है, लेकिन शासन के तौर पर, सरकारों के तौर पर वो चाहती है कि लगभग हर राज्य में उसकी सरकार बने या उसकी उपस्थिति ऐसी हो जाए कि सरकार बनाने की स्थिति में हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी का श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जमाने से सपना है। तो ये इसकी तो है। पश्चिम बंगाल की जहां तक बात है, तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जमाने से भाजपा, वहां पर जनसंघ के जमाने से भाजपा वहां कोशिश करती रही है, लेकिन उसको बहुत सफलता नहीं मिली। लेकिन अटल बिहारी की बात कही कि समय भारतीय जनता पार्टी में जब वो तपन सिकदर मंत्री हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तब से भाजपा वहां सेंध लगा रही है। और ममता बनर्जी को आगे बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
ममता बनर्जी ने जब लेफ्ट के खिलाफ विद्रोह शुरू किया, कांग्रेस छोड़ी, तो उन्हें केंद्र से समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने दिया। ममता के सारे आंदोलन, चाहे नंदीग्राम का आंदोलन हो, चाहे सिंगूर का आंदोलन हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद जाकर के उनको ताकत देते रहे। और ममता बनर्जी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रही है, रेल मंत्री भी रही है, और उस क्षमा कीजिए मदद मंत्री रही है। उसके बाद जो है वो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी एक दूसरे का सहारा लेकर के आगे बढ़े पश्चिम बंगाल में। ये बहुत दिलचस्प चीज है। लेफ्ट का गढ़ तोड़ने में ममता बनर्जी की पूरी सहायता भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र से की, एक तरह से पूरा संरक्षण दिया उनको। और उसके बाद जब ममता बनर्जी वहां काबिज हो गई तो कांग्रेस और लेफ्ट का जो वोट बैंक था वो जिस तरह से निराशा के गर्त में गया कि उसको लगा कि अब उसकी सत्ता की वापसी संभव नहीं है, तो उसने 2019 से जो है भाजपा की तरफ रुख किया और भाजपा ने उसको बहुत खूबसूरती के साथ अपने साथ जोड़ा हुआ है और वो उसकी ताकत बना। यानी जिस ममता बनर्जी को भाजपा ने समर्थन किया, जिस भाजपा के सहारे ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई, आज वो दोनों एक दूसरे के सामने सामने हैं। तो एक तरह से आप ये भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बहुत दिलचस्प है। वो जिन राज्यों में उसका प्रभाव नहीं होता है वो वहां की क्षेत्रीय पार्टियों के साथ पहले तो गठजोड़ करती है और गठजोड़ करने के बाद फिर उनके ही खिलाफ उनकी जमीन को लेती है। हरियाणा का उदाहरण आप देख लीजिए, चौटाला के साथ गठजोड़ रहा। बिहार में नीतीश कुमार कमजोर हो गए, भाजपा मजबूत हो गई। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने मायावती के साथ 3 बार गठजोड़ किया, आज भाजपा वहां सबसे बड़ी पार्टी और सत्ता में है। तो जहां जहां क्षेत्रीय विनोद जी, आपके संकेत यही है कि आज ममता बनर्जी के लिए फ्लैशबैक का दिन होगा और हो सकता है कुछ देर बाद AIADMK उस फ्लैशबैक में जाने का प्रयास करे। लेकिन अभी हम आपको सुनाते हैं कि आज की इस काउंटिंग से पहले पश्चिम बंगाल में शोभन चैटर्जी, जो कि मौजूदा सरकार, जो ममता बनर्जी की सरकार है, उसमें मंत्री भी रहे हैं, आज काउंटिंग से पहले किस तरह की बातें और किस तरह का विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, सुनिए। भवानीपुर से टीएमसी उम्मीदवार शोभन देव चट्टोपाध्याय विद्युत मंत्री रहे हैं और पहले रासबिहारी से जीता करते थे, लेकिन ममता बनर्जी जब नंदीग्राम में खड़ी हुई तो उन्होंने शोभन देव चट्टोपाध्याय को भवानीपुर की सीट दी और कुछ ही घंटे रह गए हैं इस वक्त और शोभन दा इस वक्त तैयारियों में जुटे हुए हैं, जो एजेंट जा रहे हैं। शोभन दा, कुछ घंटे रह गए हैं, क्या कहना, क्या फीलिंग है अभी? फीलिंग है ठीक ठीक से काम शुरू करना और एक बार शुरू हो जाए तो उसके बाद मेरा शांति आ जाएगा कि हमारा सब एजेंट पहुंच गया है उधर और काम शुरू हो जाएगा। सबको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किस तरह चलेगा, किस तरह कौन काम किसको है, सब कुछ समझा दिया गया। मुझे मालूम है कि इस लड़ाई में जरूर मैंने जीतेंगे। अभी आपको देख रहे हैं लगातार आप खुद ही जो एजेंट है उनको भेज रहे हैं, बस ड्राइवर को खोज के उसको चढ़ा रहे हैं, मतलब तत्परता बहुत है। ये तो आज नहीं, मैं 62 से इलेक्शन राजनीति में है। पहला राजनीति में उतरा था इलेक्शन के बारे में, तो तब से मैं इलेक्शन करते रहा हूँ। इसलिए कितना सिंसियर होना चाहिए एक एजेंट को, उसी मैंने सबको सबक सीखा था। इस तरह हमको तुमको चलना है, सारा दिन तुम्हारा लड़ाई है कि इतना दिन जो लड़ाई हुआ उसको फाइनल राउंड है ये, इस राउंड में तुम लोग को जीतना होगा। ये लड़ाई इस बार का चुनाव क्या सबसे कठिन रहा है? नहीं, कठिन तो नहीं था, लेकिन बीजेपी पार्टी ने जिस तरह पूरा प्रशासन, लीडर्स सारे हिंदुस्तान के चुन के इधर में ले आया था, पैसा खर्चा किया, जो पानी जैसा खर्चा करता है ना उससे पैसा खर्चा किया है, उसको सब लड़ाई था, कोई पॉलिटिक्स के साथ लड़ाई नहीं था हम लोग का। आखिरी सवाल, कितनी सीटें आ सकती हैं टीएमसी की, आपका क्या अनुमान है? 200 के आसपास। 200 के आसपास 200 के आसपास सीटों का अनुमान शोभन दा लगा रहे हैं और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ घंटों में ये साफ होने वाला है कि इस बार बेड़ा किसकी तरफ जा रहा है, इस बार पाला किसकी तरफ बैठ रहा है। कैमरामैन तापस बेरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता। तो अब आज का दिन 2 मई जब मतगणना का दिन है और कुछ ही देर में इस मतगणना की शुरुआत होने वाली है। एक तरह से कहें 7 मिनट बाकी रह गए हैं। सभी पार्टियां भले ही जश्न न मनना हो आज, चूंकि चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा गया है और ये अपनी निजी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए सबकी, क्योंकि आज के समय में जब जिस तरह की परिस्थितियों का सामना देश कर रहा है उसके बीच किस तरीके से इस काउंटिंग को अंजाम देना है और उसके बाद यह तय करना है, सुनिश्चित करना है कि कितनी ही कठिन परीक्षा से गुजरने के बाद कौन उसमें उत्तीर्ण हुआ है, लेकिन जश्न मनाने का समय ये नहीं है। पार्टियां इस बात का ख्याल रख रही हैं, लेकिन काउंटिंग के समय में सब चाहते हैं कि उनके जो व्यक्ति हैं पार्टी के, वो सब वहां पर उन पोलिंग बूथ्स के बाहर रहे
क्योंकि जिस तरह से मतदान के दिन तमाम शिकायतें आती रहीं कि किसने किसको वोट करने से रोका, उसी तरीके से आज के दिन भी इस तरह की चीजें आम होती हैं। लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है। आप तमाम तैयारियों की तस्वीरें देख रहे हैं जो अलग अलग इलाकों से आ रही हैं कि काउंटिंग के लिए तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं और काउंटिंग के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का इंतजाम किस तरह से किया गया है। स्ट्रांग रूम जो खोला गया है उसकी तस्वीरें, ये तमाम पार्टियों के जो नुमाइंदे होते हैं उनके सामने इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। बहुत कड़ी सुरक्षा में इन सभी ईवीएम मशीनों को रखा जाता है और स्ट्रांग रूम को खोलकर उसके बाद मतगणना का काम सबकी मौजूदगी में शुरू होना है। आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये स्ट्रांग रूम के खुलने की तस्वीरें आप देख रहे हैं और अब 5 राज्यों से नतीजों के, या यूं कहें कि अभी रुझानों की शुरुआत होगी और धीरे धीरे ये सारे नतीजे भी हमारे सामने आज तक पर हम सबसे सटीक नतीजे आपको बताएंगे। ये अभी जो स्क्रीन है उसमें 0-0 का आंकड़ा जरूर है, लेकिन कुछ ही देर में ये आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा और एक एक करके इन 5 जगहों पर जहां पर मतगणना चल रही है वहां पर तस्वीर साफ होती जाएगी। सुबह 7:55 हो रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें जो सामने आ रही हैं आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले, एक तरफ जहां चुनाव आयोग की गाइडलाइन सामने आई है, हालांकि चुनाव आयोग की नींद भी बहुत देर से टूटी, तब टूटी जब स्थिति बेकाबू हो गई थी कोरोना आंकड़ों की, लेकिन देर आए दुरुस्त नहीं आए, पूरी जनता यही मान रही है। फिलहाल काउंटिंग का काम बस कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्ट्रांग रूम खोला जा रहा है और स्ट्रांग रूम के पास वहां पर अलग अलग पार्टियों के तमाम नुमाइंदों को भी रखा जाता है। आपको बताते चले, तिरुवनंतपुरम की ये तस्वीरें हैं, अलग अलग हिस्सों से लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं। स्ट्रांग रूम में ईवीएम और वीवीपैट को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा जाता है, सील कर दिया जाता है उसको और फिर वो तारीख आ जाती है, चूंकि अब बेहद कम वक्त बचा हुआ है। सुबह 7:56 हो रहे हैं, यानी कि 8 बजने में सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं। ऐसे में अब उस सील को तोड़ा जा रहा है, उसको ताले को खोलकर अंदर दिखाया जाएगा कि किस तरह से जो वीवीपैट मशीनें हैं, जो वीवीपैट है, जो ईवीएम मशीनें हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जब जितने भी वहां पर कार्यकर्ता अलग अलग पार्टियों के पहुंचे होंगे वो सब आश्वस्त हो जाएंगे, उसके बाद वोटों की गिनती का काम शुरू हो जाएगा। बैलेट पेपर सबसे पहले उसकी काउंटिंग की जाएगी और उसके बाद शुरू हो जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से स्ट्रांग रूम खोल दिया गया है और उसके अंदर की तस्वीरें, हालांकि सभी मीडिया चैनल को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती है, 1-2 वीडियो कैमरे ही अंदर जाते हैं और वो तस्वीरें जो दी जाती हैं उसी के जरिए पूरे देश में इसका प्रसारण किया जाता है। तिरुवनंतपुरम की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टीवी स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। आपको बताते चलें कि ये 5 राज्य जहां के चुनावी नतीजे इस बात को तय करेंगे कि इसकी बनेगी सरकार, ममता बनर्जी हैट्रिक लगा पाएंगी या बाहर चली जाएंगी, 2 मई दीदी आएंगी या चली जाएंगी। आज फैसले का दिन है और फैसला इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीते 1 सालों में कोरोना के काल में सबसे ज्यादा अच्छा काम किस पार्टी की ओर से किया गया है। कहीं ना कहीं आज ये जो आंकड़े सामने आएंगे वो इस ओर भी इशारा करेंगे और इसी के साथ ही जो भी पार्टी आज जीती है, देखिए साफ साफ कह दिया गया है, न जश्न मनेगा न जुलूस निकलेगा, सर्टिफिकेट लेने के लिए सिर्फ 2 लोगों को ही जाने की इजाजत होगी। ऐसे में उम्मीद यही कि जश्न के इस दौर से पार्टियां बाहर निकलें, अपनी मानसिकता को अब सीधे सीधे फोकस करें, क्योंकि कोरोना के इस दौर में जब न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि उसका हर एक हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित दिखाई दे रहा है और जितने भी चुनावी राज्य हैं, चाहे इन 5 चरणों की बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो, तमिलनाडु की बात हो, केरला हो, पुडुचेरी हो, इन हर जगहों पर स्थिति किस तरह से बेकाबू रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों में भी हम सब ने देखा किस तरह से शिक्षकों की जान चली गई। ऐसे में हर एक दल की ये जिम्मेदारी है कि आज कम से कम वो अपनी गंभीरता का परिचय दे, न जुलूस न जश्न, क्योंकि लगातार जो मौत के आंकड़े हैं कोरोना से वो हिंदुस्तान को विचलित और परेशान करने वाले हैं। इस पर रोक कैसे लगाई जाए, राजनीतिक दलों को इस वक्त यही सोचने की जरूरत है। लेकिन इन 5 राज्यों के जो नतीजे सामने आएंगे, जो भी बनेगा मुख्यमंत्री, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी 18 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं उन सभी को वैक्सीनेशन का काम किस तरह से तेजी से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में अभी इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है, वैक्सीनेशन की कमी का हवाला दिया गया है। ऐसे में इन 5 राज्यों के नतीजे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। बस कुछ देर का इंतजार, चुनावी नतीजे बस कुछ ही देर में आने शुरू हो जाएंगे। टीवी स्क्रीन पर हमने आपके लिए इंतजाम करके रखा हुआ है, क्योंकि इन राज्यों की जनता ने इस संकट काल के समय भी वोट किया है, यानी कि अपनी जान को खतरे में रखते हुए जाकर वोट डाला है। ऐसे में आज जो चुनावी नतीजे आएंगे वो ये तय करेंगे कि यहां पर किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा इन राज्यों का
भाग्य विधाता जो जनता के हित के मद्देनजर फैसले ले पाएगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई थी, लेकिन ममता बनर्जी भी स्ट्रीट फाइटर की अपनी छवि के साथ ही लगातार, और आपको बताते चले 4 राज्यों में वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की, सुबह के 8 बज चुके हैं, वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में कौन पड़ेगा, किस पर भारी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अलग अलग हिस्सों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। 292 सीटें तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी बंगाल में। बीजेपी का दावा है कि हम 200 पार करेंगे। दोनों के दावे में कितना है दम, और इन सब के बीच कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां क्या किंगमेकर की भूमिका में होंगी या 2016 के मुकाबले इस बार उनका प्रदर्शन बहुत बुरा होगा, जैसा कि एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा रहे हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है पश्चिम बंगाल भी। पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है।